दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है डार्लिंग, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम आनंदी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी अकेली जीती हुई घूम फिर रही होती है। तभी एक जगह पर उसे राघव नाम का लड़का शराब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। आनंदी उसे देखती है और पूछती है, क्या आप आत्महत्या कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको ये करना पड़ रहा है? अपनी कहानी मुझे बताइए, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस पर राघव भड़क जाता है और कहता है, क्या मजाक है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और आपको हंसी आ रही है? तब आनंदी कहती है कि आप मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि आपने आत्महत्या क्यों की और कैसे की, वरना लोग मुझ पर शक करेंगे क्योंकि सबने मुझे आपके पास देखा है। तब राघव उसे बताता है कि जीवन में कुछ स्थायी नहीं है और फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि राघव एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पापा कहते हैं कि अगर वो इंटर पास कर लेता है तो बाइक देंगे। राघव को विश्वास नहीं था कि अगर वो पास हो जाएगा तो उसके पापा उसे बाइक देंगे, मगर जब वो पास हो जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा के पास तो बाइक के लिए पैसे ही नहीं है। तभी वो ठान लेता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, अपनी नौकरी पाएगा और शादी करेगा और भविष्य में अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर पेरिस जाएगा। ये पेरिस का ख्याल राघव को कहां से आया? असल में राघव के इलाके में एक आदमी था जो दिखने में अच्छा नहीं था, फिर भी उसने एक बहुत खूबसूरत लड़की से प्यार किया और शादी कर ली क्योंकि लड़के के पास अच्छी नौकरी थी। जिसके बाद वो दोनों पेरिस हनीमून पर गए थे। ये देखकर राघव सोच लेता है कि वो खूब पढ़ेगा, अच्छी नौकरी पाएगा और अपनी पत्नी को हनीमून के लिए पेरिस लेकर जाएगा। फिर कुछ साल बाद राघव 25 साल का हो जाता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है। अब बस उसे शादी करनी है और अपनी पत्नी को पेरिस हनीमून पर ले जाना है। अब शादी करने के लिए वो ऑफिस की सभी लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऑफिस की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। तब उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तू मैट्रिमोनी वेबसाइट पर लड़की ढूंढ, तुझे पक्का तेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी और फिर तू आराम से शादी करके हनीमून पर जा सकता है। ये सुनकर राघव खुश हो जाता है और मैट्रिमोनी में रिश्ते ढूंढने शुरू कर देता है। आखिरकार एक रिश्ता तय हो जाता है। लड़की का नाम नंदिनी था और ये लड़की राघव के पापा के दोस्त की बेटी थी। यहाँ लड़की और उसके परिवार को राघव और उसका परिवार पसंद आ जाता है और वो शादी की तारीख तय कर देते हैं। अब शादी से एक दिन पहले राघव शादी होने से ज्यादा अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर जाने को लेकर एक्साइटेड था। फिर जब शादी का समय आता है तो थोड़ी ही देर पहले पता चलता है कि दुल्हन तो अपने लवर के साथ भाग गई है। ये सुनकर राघव का दिल टूट जाता है। तब यहाँ राघव के पापा कहते हैं कि मैं आपसे तेरी शादी की बात कभी नहीं करूंगा, जिससे राघव को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। आज पहली बार राघव खूब शराब पीता है। फिर बाद में उसे एक अजनबी मिलता है जो उसकी सारी कहानी सुनने के बाद उसे ऑटो में बिठाता है और कहता है कि तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तो वो उसे उस जगह पर छोड़कर चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और राघव कहता है कि यही कारण है, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये सब सुनकर आनंदी हंसती है और कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने लिए कोई फैसला नहीं लिया। बचपन से लेकर अब तक आपने खुद की मर्जी से कोई फैसला नहीं लिया, इसीलिए आप दुखी हैं। अचानक राघव सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में खुद के लिए कोई फैसला नहीं लिया। अब वो आनंदी की तरफ देखता है तो वो वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद राघव आनंदी को ढूंढना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में उसे आनंदी मिलती है। राघव उससे कहता है कि आपने कहा था कि मैंने कोई फैसला नहीं लिया, आपने कहा था कि मैं अपने लिए फैसला लूं और मैंने वो ले लिया है। मुझे आप बहुत पसंद हो, अगर आप हाँ कहें तो मैं आपसे शादी करूंगा। आनंदी कहती है कि अभी तो हम मिले हैं और अभी शादी की बातें कर रहे हो। राघव कहता है, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि आप मेरे लिए सही हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। आनंदी कहती है, अच्छा तुम मुझसे शादी करोगे, ठीक है मेरे साथ आओ। फिर वो शॉपिंग करती है और खाना खरीदती है और अनाथ आश्रम में जाकर सभी को खाना खिलाती है। इससे राघव को आनंदी के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि ये हमेशा लोगों का भला करती है। इसके अलावा अनाथ आश्रम में सभी लोग आनंदी के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, जिससे राघव को और भी पक्का हो जाता है कि वो सिर्फ आनंदी से शादी करेगा। फिर राघव उसे अपने घर लेकर आता है और अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। यहाँ उसके पापा पूछते हैं कि तुम दोनों कितने सालों से प्यार कर रहे हो? राघव कहता है, पापा मैं उससे अभी मिला हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। उसके पापा कहते हैं, अभी तो मिले हो और अभी प्यार और शादी, ऐसा करो पहले प्यार करो और अगर तुम्हारा प्यार वैसा ही रहा तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ये सुनकर
आनंदी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। राघव कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तब आनंदी कहती है, राघव तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, अब तुम अपने मम्मी पापा की परमिशन ले रहे हो, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। राघव कहता है ठीक है। फिर वो उससे शादी कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसे घर पर ले आता है। ये देखकर उसके मम्मी पापा सदमे में आ जाते हैं और उसके पापा कहते हैं, मैंने तो कहा था कि पहले प्यार करो और तुम मेरी पत्नी की कॉफी लाने से पहले ही शादी करके आ गए। पापा अब इस घर में मेरा भी हिस्सा है, ये घर आपका नहीं है, ये मेरे दादा का है। तो भले ही आप हमारी शादी के खिलाफ थे, अब मैं और मेरी पत्नी एक कमरे में रहेंगे। अब से जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता आप हमें परेशान मत करना। जो सुनकर उसके मम्मी पापा हैरान थे। फिर राघव की शादी की खबर उसके दोस्तों को मिलती है तो उसके दोस्त घर आते हैं और कहते हैं, अरे यार आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। फिर राघव एक्साइटेड होकर कमरे में जाता है और अपनी वाइफ को किस करने की कोशिश करता है। तब आनंदी उसके मुंह पर घूसा मारती है और उसे लात भी मारती है। इससे राघव वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो सुबह उठता है और अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताता। वही आनंदी भी ऐसी है कि रात में मारने के बाद वो सुबह उठकर ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सब कुछ डिटेल में बताता है। राघव के दोस्त कहते हैं, इस वीकेंड हम अपनी पत्नियों के साथ पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी अपनी पत्नी को लेकर आओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें वहाँ प्राइवेसी भी मिलेगी। तब राघव आनंदी को पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ आनंदी खूब शराब पीती है और फिर घर आ जाती है। फिर वो पूछती है, राघव क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आओ मुझे किस करो। जब राघव उसे किस करने जाता है तो वो उसे फिर से मारती है और सुबह उठकर वो वैसी ही बन जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेचारा राघव ये समझ ही नहीं पाता कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। फिर राघव की पत्नी की हालत के बारे में सुनकर उसका दोस्त कहता है, यार तुम्हारी पत्नी को जरूर भूत लगा है, हमें एक बाबा के पास जाना चाहिए। फिर वो एक बाबा के पास जाते हैं जहाँ बाबा उसकी पूरी बात सुनकर उसे 3 उपाय बताते हैं, एक ताबीज, एक नींबू और तीसरा उपाय उसे ये सब सहना पड़ेगा। अब राघव घर आकर सारे उपाय करके आनंदी के करीब जाने की कोशिश करता है तो आनंदी उस पर गुस्सा करती है और उसे फिर से मारती है। तब यहाँ पर राघव नंदिनी के घर पर जाता है। वही लड़की जो शादी के मंडप से भाग गई थी। वो उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है और कहता है कि नंदिनी मुझे पता है तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो, इस समय तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब नंदिनी कहती है कि ठीक है, मेरी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई, इसीलिए मैं तुम्हारी पत्नी से मिलकर तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। अगले दिन नंदिनी आनंदी से मिलती है और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसे समझ आता है कि आनंदी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो राघव को ये बताती है कि जब तुम उसे किस करने जाते हो तो उसके अंदर छिपा हुआ आदि नाम का कैरेक्टर बाहर आ जाता है, इसीलिए वो तुम्हें मारती है। जब तक आदि उसके अंदर है तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। राघव पूछता है, तो क्या इसका कोई इलाज है? नंदिनी बताती है कि हर डिसऑर्डर का इलाज थेरेपी है, हमें ये पता लगाना होगा कि उसे क्या हुआ था और फिर उस घटना को फिर से दोहराना है जिससे वो नॉर्मल हो सकती है। यहाँ पर राघव को कुछ समझ नहीं आता कि ये डिसऑर्डर क्या है और उसे ये क्यों हुआ। वो सोचता है कि उसे किसी तरह इस डिसऑर्डर को खत्म करना है। इसके बाद राघव थोड़ी छानबीन करके एक बूढ़े आदमी के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी उससे मिलना चाहती है। जब आनंदी उसे देखती है तो उसे याद आता है कि इस आदमी ने पहले उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। यहाँ वो आदमी आनंदी को देखकर डर जाता है और कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, मुझे माफ कर दो। तब आनंदी उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया था वो सब अपने घर पर जाकर अपनी बेटी और अपनी पोती को बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तो वो आदमी रोते हुए मान जाता है। फिर राघव आनंदी से कहता है कि तुमने उस बूढ़े आदमी को क्यों छोड़ दिया जिसने उसके साथ ऐसा किया था। आनंदी कहती है, जो लोग इससे भी बदतर गलती करते हैं उन्हें क्या सजा मिलती है, वो पहले ही अपने पछतावे में आधा मर चुके हैं, उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। फिर राघव को लग रहा था कि आनंदी अब ठीक हो जाएगी और होता भी ऐसा ही है। अचानक आदि बाहर आ जाता है और राघव से कहता है कि आनंदी का अच्छे से ख्याल रखना, तुम अच्छे लड़के हो। ये कहकर वो चला जाता है। राघव सोचता है अच्छा समस्या हल हो गई, यानी आनंदी अब नॉर्मल हो गई है और वो आनंदी के साथ खुशी से रहने लगता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वो रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे तब आनंदी अचानक से ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है। ये ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब राघव तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में नंदिनी फिर
फिर से देखती है और इस बार आनंदी के अंदर से आदि का कैरेक्टर फिर से बाहर आ जाता है और थोड़ी अलग आवाज में कहता है, तुम एक दिन भी उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए, तुमने उससे शादी क्यों की, तुम उसके लिए सही नहीं हो, उसे छोड़ दो और चले जाओ। ये सुनकर राघव डर जाता है। तब यहाँ नंदिनी आती है और उसे बताती है कि नंदिनी को केवल स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बल्कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसके अंदर और भी कई तरह के कैरेक्टर छिपे हुए हैं और हर बार कोई ना कोई कैरेक्टर बाहर आ जाता है। ये सुनकर राघव सदमे में आ जाता है कि आखिर दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आ गई हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि आनंदी के अंदर आदि के साथ साथ झांसी, माया, श्री और बेबी नाम का कैरेक्टर है और हर बार कोई ना कोई बाहर आ जाता है। राघव ये समझता है कि ये सभी आनंदी को लड़कों से बचाने के लिए बाहर आते हैं। ये सब जानने के बाद राघव का दोस्त उससे कहता है कि वो आनंदी को छोड़ दे, लेकिन वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं आत्महत्या करने वाला था तब उसने मुझे फैसला लेना सिखाया और मुझे समस्याओं का सामना करने के लिए कहा। मैं ऐसी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं उसके लिए लड़ूंगा और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसके साथ ही रहूंगा। इसके बाद वो आनंदी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। आनंदी के अंदर मौजूद माया, झांसी, श्री और आदि आपस में बात करते हैं कि किसी भी कीमत पर आनंदी और राघव को एक साथ नहीं आने देना चाहिए क्योंकि इससे आनंदी को दिक्कत होगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ समय बाद आनंदी को भी लगता है कि उसे कुछ समस्या है और वो पहले जैसी नहीं रही। वो कहती है कि राघव मुझे छोड़ दो, मेरी वजह से तुम इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहे हो। राघव कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और वो उसके साथ रहने का वादा करता है। ये सुनकर आनंदी बहुत खुश हो जाती है, उसे इतना ध्यान रखने वाला पति मिला है। इसके बाद उसके अंदर से स्प्लिट कैरेक्टर बाहर आते हैं जो उसके मम्मी पापा को परेशान करने लगते हैं। असल में राघव के मम्मी पापा ने आनंदी को अपना लिया था लेकिन आनंदी उन्हें भी परेशान करने लगती है। उसके बाद झांसी, माया, श्री और आदि जैसे कैरेक्टर अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन में बाहर आते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे अपरिचित मूवी में होता है। यहाँ तक कि उन्होंने राघव का जीना दुश्वार कर दिया था। तभी राघव को आइडिया आता है कि अगर वो आनंदी के अंदर सारे कैरेक्टर्स को खुश कर दे तो वो लोग उसे आनंदी से दूर नहीं रहने देंगे और इसीलिए वो उन सभी कैरेक्टर को खुश करने लगता है। जैसे श्री को एक बाबा से मिलवाता है ताकि श्री को मोक्ष मिल जाए क्योंकि वो एक सन्यासी थी। इसके बाद श्री आनंदी से निकल जाती है। इसी दौरान राघव के पापा राघव की शादी की पार्टी रखते हैं तो वहाँ परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और उन्हें देखकर आनंदी ऐसे बर्ताव करती है कि सब उसे पागल समझें। मगर राघव किसी भी तरह ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो नॉर्मल है। तभी वो राघव ऐसी प्लानिंग करता है जिससे वो आनंदी की दूसरी पर्सनैलिटी बेबी को घुमा फिरा कर खुश कर देता है। फिर एक दिन आनंदी जब घर से गायब हो जाती है तो ये जानकर राघव परेशान हो जाता है। वो राघव अपनी माँ से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ गई। ये बात किसी को नहीं पता थी, बल्कि राघव की चाची उल्टा राघव को कहने लगती है कि तेरी बीवी सबसे अनोखी है जो हमें इतने तेवर दिखाती है। इस पर राघव बिना कुछ बोले आनंदी को ढूंढने चला जाता है जो इस समय माया बनी हुई थी, जिसे लगता है कि उसे मार देना चाहिए क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब राघव आनंदी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करो वरना मैं भी मर जाऊंगा। और इस तरह से राघव माया को भी खुश कर देता है, यानी अब केवल उसे आदि को खुश करना है आनंदी को सही करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आनंदी के अंदर सारे कैरेक्टर्स उसे कह रहे थे कि हमें आनंदी को अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। ये राघव उसके लिए एकदम ठीक है और आनंदी अब ठीक होने लगी है। फिर एक दिन एक अनजान लड़की आध्या राघव को फोन करके कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसीलिए मुझे आकर रेस्टोरेंट में मिलो। तब राघव उससे मिलने जाता है तो आध्या पूछती है राघव तुम्हें प्रिया के बारे में पता है? राघव पूछता है प्रिया कौन है? आध्या कहती है कि तुम्हारी पत्नी आनंदी वही प्रिया है, तुमने जिसे आनंदी समझा वो उसका एक कैरेक्टर है। वो बताती है कि प्रिया एक बहुत ही अमीर आदमी की बेटी है, उसे ये डिसऑर्डर इसलिए हुआ क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कभी उसे बाहर नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई भी घर पर पूरी हुई, इसीलिए वो अपने आप में ही बातें करती है और उसने ये कैरेक्टर्स खुद ही अपने अंदर बना लिए हैं। आद्या आगे बताती है कि अब उसके मम्मी पापा को उसका पता चल गया है और वो उसे लेने आ रहे हैं। ये सुनकर राघव को कुछ समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये आनंदी भी एक कैरेक्टर निकली, जिस पर आद्या कहती है कि प्रिया जब भी अपने मम्मी पापा को देखती है तो वो नॉर्मल हो जाती है, उसे याद भी नहीं रहता कि वो कभी आनंदी या आदि बनी थी, इसीलिए अब उसके मम्मी पापा उसे तुम्हारे घर से लेने वाले हैं। जिसके बाद राघव जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया के मम्मी पापा तो उसे लेकर जा चुके हैं और प्रिया उन्हें देखते ही बिल्कुल सही हो गई थी। जब प्रिया अपने घर पहुंचती है तो आद्या उसे सब कुछ बताती है, साथ ही वो उसे राघव से आखिरी बार मिलने के लिए लाती है। तब प्रिया कहती है
कि मुझे मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता, आपके साथ जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिस पर राघव कहता है कि आपने मुझे जिंदा रहना सिखाया है, आपको कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। साथ ही वो कहता है कि आनंदी हमेशा से आजाद रहती थी, आपको असलियत में ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो आपने फैसले खुद करे। ये कहकर वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रिया सोचती है कि वो उससे कितना प्यार करता है कि ऐसी बातें कह रहा है। फिर जब प्रिया को उसके पापा दूसरे देश ले जा रहे होते हैं तो वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैंने अपने लिए एक फैसला लिया है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसके पास जा रही हूँ। जिसके बाद वो राघव के पास जाती है और कहती है कि मेरा नाम प्रिया है, चलो हम अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं। ये सुनकर राघव खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि राघव और प्रिया साथ ही पेरिस घूमने आए थे और ये दोनों बहुत खुश थे और एंजॉय करते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।